हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 29 नवंबर को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है कैन डॉलराइजेशन सेव एन इकॉनमी। डॉलराइजेशन की बात करेंगे, डी डॉलराइजेशन की बात करेंगे। डॉलराइजेशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल प्री के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, द नीड टू डिस्क्लोज पॉलिटिकल डोनेशन। ये आर्टिकल आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसको ज़रूर सुनना है आपको, है ना। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए चीज़ें एक्सप्लेन की है, आपको एक बार में पॉलिटिकल डोनेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, किस तरीके से वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है अगर उसे डिस्क्लोज किया जाता है तो। रिलेशनशिप क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आरबीआई लेटेस्ट मूव टू इंक्रीज रिस्क एसेट फॉर लेंडिंग। इसमें भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी और बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम आज का लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है गुजरात में जो वर्षा हो रही है उसका क्या कारण है। बिहाइंड अनसीजनल रेन एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन गुजरात। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री पर्सपेक्टिव से, ये भी आपके लिए सुनना ज़रूरी है। टोटल 4 आर्टिकल आज डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कैन डॉलराइजेशन सेव एन इकॉनमी। यह आर्टिकल द हिंदू में कल आया था, इंडियन एक्सप्रेस में सिमिलर आर्टिकल आया है डॉलराइजेशन के ऊपर। तो बेसिकली ये आर्टिकल में हम डॉलराइजेशन कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। ये जो आर्टिकल है GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव 2024 में डॉलराइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। आपने रिसेंटली डी डॉलराइजेशन वर्ड भी पढ़ा होगा। ये दोनों जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी बहुत न्यूज़ में। डी डॉलराइजेशन आपने किस कंटेक्स्ट में सुना है? जब ब्रिक्स मीटिंग चल रही थी तब मैंने इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया था। ठीक है, ब्रिक्स में जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड ट्रेड डॉलर पे डिपेंडेंट है, उस डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, लोकल करेंसी में कंट्रीज ट्रेड करना चाहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? डी डॉलराइजेशन। डॉलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है और दुनिया के सारे ट्रेड डॉलर्स में होते हैं। वही चीज़ें जो हैं ख़त्म करने के लिए चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया ये सब ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से हम डिपेंडेंसी कम करें अपनी डॉलर के ऊपर और जितना भी ट्रेड है उसे उसमें डी डॉलराइजेशन किया जा सके। डॉलराइजेशन की बात करते हैं, डॉलराइजेशन समझेंगे, लेकिन डॉलराइजेशन बेसिकली कब करती हैं गवर्नमेंट्स? डॉलराइजेशन तभी किया जाता है जब इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, इकॉनमी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रखा हो, डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो चुका हो, आपकी जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो चुकी हो बहुत ज़्यादा तरीके से। ठीक है, तो इसी स्थिति में डॉलराइजेशन किया जाता है। ठीक, अभी समझेंगे डॉलराइजेशन क्या है, कौन सी कंट्री ये करने का सोच रही है, सारी चीज़ें समझेंगे इस आर्टिकल में। आर्टिकल शुरू करते हैं। अनदर इलेक्शन, अनदर विक्ट्री फॉर ग्लोबल राइट। Javier Milei, the recent winner of Argentina presidential election, has drawn attention of his unconventional and worrying views such as his opposition to abortion. ठीक, तो रिसेंटली वापस जो है अर्जेंटीना में राइज ऑफ राइट हुआ है और ये वाला आर्टिकल मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको रिसेंटली। राइज ऑफ राइट मतलब राइट विंग जो है वहाँ पर जीता है काफ़ी समय के बाद। जनरली वहाँ पर लेफ़्ट गवर्नमेंट होती है और पहली बार जो है राइट वहाँ पर काफ़ी समय के बाद आई है। जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है? जेवियर मिलई, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब उनने जो चीज़ें प्रॉमिस की है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है और बहुत ही वरिंग व्यूज़ हैं। जैसे कि अपोजिशन टू अबॉर्शन, उन्होंने अबॉर्शन को अपोज़ किया है कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। इसी तरह के उनके जो व्यूज़ हैं थोड़े से
ट्रम्प वाले हैं, है ना, जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, एकदम अजीब से व्यूज़ थे उनके, उसी तरह के इनके भी व्यू हैं, अनयूजुअल व्यू हैं, इडियोसिंक्रेटिक व्यू हैं। अगर इकोनॉमिक प्रपोजल की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी में है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। The self-confessed anarcho-capitalist pledge in his campaign to replace Argentina currency, the peso, with the dollar to eliminate the central bank and to slash government spending। ठीक है, तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, अनार्को कैपिटलिस्ट पॉलिसी है उनकी, सेल्फ कन्फेस्ड उन्होंने ये किया है, और उनका जो कैंपेन है वो किसके अराउंड रहा है, अर्जेंटीना की जो करेंसी है पीसो, उसको वो पूरी तरीके से रिप्लेस करना चाहते हैं, किससे, डॉलर से। ठीक, कौन से डॉलर से, यूएस डॉलर से, ऑब्वियसली यूएस डॉलर से इसे रिप्लेस किया जाएगा। ठीक, उसके बाद सेंट्रल बैंक को एलिमिनेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी बहुत ज़्यादा कम करने की वो बात कर रहे हैं। सफरिंग अंडर इन्फ्लेशन इन एक्सेस ऑफ 100% एंड विथ नियरली 2/3 पीपल ऑफ द पॉपुलेशन फॉलिंग बिलो द पॉवर्टी लेवल एज परचेजिंग पावर ऑफ वेजेस एंड सैलरी हैव इरोडेड, the electorate have thrown their weight behind the Milley idiosyncratic policy proposal। चूँकि वहाँ पर इन्फ्लेशन 100% से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 2/3 लोग पॉवर्टी के अंदर आ गए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या है, अगर आपके पास 1000 रुपये थे पहले, और आप 1000 रुपये में 10 किलो चावल, 5 किलो दाल और 10 किलो वीट ले लेते थे, अब क्या हो गया है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि ये जो 10 किलो चावल है वो 1000 रुपये का हो गया है, तो आप लोग सिर्फ चावल खरीद सकते हो। पहले आप गरीब नहीं थे, लेकिन अब आप गरीब हो गए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, परचेसिंग पावर आपकी अब उतनी रही नहीं है, इसलिए 2/3 लोग गरीबी में आ गए, क्योंकि जो करेंसी थी वो पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो गई, डीवैल्यू हो गई, उसकी कीमत गिरती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, और इन्फ्लेशन 100% से ज़्यादा हो चुका है। ठीक, तो इन सारे सिचुएशन के बैकड्रॉप में जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने मिस्टर मिलई को क्या किया है, चुना है। ठीक, अब समझते हैं कि वाई डॉलराइजेशन। उससे पहले डॉलराइजेशन एक्चुअल में आपको होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। आप लोग समझ रहे होंगे कि लोकल करेंसी को अगर आप रिप्लेस करते हो डॉलर से तो उसको डॉलराइजेशन कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, लेकिन अगर आप एक्चुअल इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, ठीक है, जनरली आपको यही बताया जाएगा, लेकिन एक्चुअल इकोनॉमी की बुक्स में देखें तो डॉलराइजेशन क्या होता है, अगर आप लोकल करेंसी को किसी भी बाहर वाली करेंसी से, इट मे बी यूरो, पाउंड, डॉलर, कुछ भी हो सकता है, येन भी हो सकता है, रेमनेबी भी हो सकता है, रुपी भी हो सकता है, अगर आप बाहर वाली करेंसी के पे चेंज कर रहे हैं, कोई भी करेंसी हो, डॉलर हो या फिर यूरो हो, उस प्रोसेस को डॉलराइजेशन ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डॉलर से ही रिप्लेस करना है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब समझते हैं वाई डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन कैन एक्ट एज अ सॉल्यूशन टू हाइपर इन्फ्लेशन बाय ब्रेकिंग द फीडबैक लिंक बिटवीन द राइजिंग प्राइसेस एंड राइजिंग मनी सप्लाई। ठीक, तो क्या किया जा रहा है, इकॉनमी पूरी तरीके से डूब चुकी है, किसकी, अर्जेंटीना की। वहाँ पर उन लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अगर इकॉनमी में वापस डिमांड लानी है तो। अब इकॉनमी में अगर वो एक्सपेंडिचर करते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, मनी सप्लाई और बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चल ही रही है, इसलिए ये हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है। ठीक, इस साइकिल को ब्रेक करना है, तो ये बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग द फीडबैक लिंक बिटवीन राइजिंग प्राइसेस एंड राइजिंग मनी सप्लाई। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इस साइकिल को ख़त्म करने के लिए हम डॉलराइजेशन करने की बात कर रहे हैं। इफ़ द डोमेस्टिक करेंसी इज़ रिप्लेस्ड बाय डॉलर, सो एज द थ्योरीज गोज, मनी सप्लाई कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल बाय वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक, अगर हम डॉलर से रिप्लेस कर देते हैं लोकल करेंसी को रिप्लेस कर देते हैं डॉलर से, तो अब जितना भी मनी सप्लाई होगा वो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डॉलर तो इतने कीमती हैं, आपके पास अगर कोई चीज़ बहुत डियर हो तो आप उसको खर्चा बहुत सोच समझ के करोगे कि नहीं करोगे। लोकल करेंसी का क्या है, छापो और खर्चा करो,
प्रिंट करो और खर्चा करो। ये चीज़ें पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती है, लेकिन चूंकि डॉलर को आप छाप नहीं सकते क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ही छाप सकती है, तो आपके लिए डॉलर हो गया कीमती। अब आप अननेसेसरली खर्चा नहीं कर सकते, और अगर आप अननेसेसरली खर्चा नहीं करोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा नहीं सरकार की तरफ से, पहला पॉइंट। अब मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली मॉडरेट होगा सरकार साइड से। ठीक, आगे बात करते हैं। The incessant rise of prices would be forced to moderate since consumer would no longer be able to access currency easily, thus slowing down the consumption demand। दूसरा तरीके से जो कंजम्पशन डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। अब डॉलर हर किसी के पास तो है नहीं, सबके पास क्या है, पीसो, और डेप्रिसिएशन भी बहुत हो चुका है। तो लोग डॉलर अगर कन्वर्ट भी कराएंगे, है ना, पीसो से डॉलर में कन्वर्ट भी कराएंगे, तो उनके पास जो पैसा आएगा, जो बचेगा, वो बहुत मुश्किल से उन्हें डॉलर मिलने वाले हैं थोड़े बहुत। तो अब चूंकि डॉलर कीमती हो गया है, उनके पास है नहीं, तो वो खर्चा करेंगे नहीं और कंजम्पशन डिमांड जो है कम हो जाएगी। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो ये लोग चीज़ें खरीदेंगे नहीं, जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई किया जा रहा है हाई प्राइसेस में, उसे ख़रीदा नहीं जाएगा। और जब सप्लाई एक्सेस में हो जाएगी, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, तो धीरे धीरे जो प्राइसेस होंगे, जो इन्फ्लेशन होगा वो कम हो जाएगा। तो जो हाइपर इन्फ्लेशन वाला इशू है वो डॉलराइजेशन से रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है डॉलराइजेशन का जो इम्पैक्ट है इकॉनमी ग्रोथ में किस तरीके से होगा। अभी हमने बात करी कि इन्फ्लेशन में डॉलराइजेशन कैसे इन्फ्लेशन कम कर सकता है। अब इकॉनमी ग्रोथ के पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी होंगे डॉलराइजेशन करने से, वो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है डॉलराइजेशन कैन ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ सिंस अ स्मॉल इकॉनमी कैन ओनली एक्सेस डॉलर थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल इनफ्लोज। इट वुड इंसेंटिवाइज द इकॉनमी टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट सक्सेस एंड ईजिंग कंडीशन फॉर फॉरेन कैपिटल विच वुड बी मोर विलिंग टू इन्वेस्ट इन इकॉनमी विथ स्टेबल करेंसी। क्या कह रहा है, डॉलराइजेशन से पॉजिटिव इफेक्ट होंगे ग्रोथ में, कैसे होंगे वो समझते हैं। इन्वेस्टर्स जो कैपिटल है वो लेके आना शुरू कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्टर अभी तक कैपिटल नहीं ला रहे थे, क्यों नहीं ला रहे थे, क्योंकि जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रही थी। ठीक, मैं आपको ऐसे समझा भी सकता हूँ एग्जांपल से। मान लीजिए कि मैं $1 लेकर आया, उस समय $1 100 पीसों के बराबर था। ठीक, मैंने 100 पीसों इन्वेस्ट कर दिए। जब मैं आऊँगा तो मैं एक्सचेंज में चेंज कराऊँगा, मैंने $1 खर्चा किया और उसमें मैंने 100 पीसों जो है इन्वेस्ट किए, और सडनली $1 की वैल्यू दूसरे ही दिन मेरे को गेन हुआ 100 रुपये का, और टोटल 200 पीसों मिले। मैं वापस जाने वाला था लेकर के $2, लेकिन सडनली क्या हुआ, $1 की कीमत 200 हो गई। तो क्या होगा, अब मुझे वापस जब मैं रिटर्न जाऊंगा सेंट्रल बैंक में और 200 पीसों दूंगा तो वो बोलेगा $1 लो। तो इसका मतलब क्या है, जब करेंसी स्टेबल नहीं होती है तो बाहर से जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी रिस्क बहुत बढ़ जाती है, उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, उल्टा उन्हें नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाहर से जो फॉरेन कैपिटल है वो नहीं आती है, इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं जब आपकी जो करेंसी हो वो स्टेबल नहीं होती। डॉलराइजेशन क्या करेगी, आपकी करेंसी को स्टेबल कर देगी। अब बाहर से लोग डॉलर लेकर आ सकते हैं, उन्हें पता है डॉलर स्ट्रांग है, वो ऐसे डेप्रिशिएट नहीं होता है, किसी भी दिन लुढ़क के 1000 नहीं पहुंच जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होने से बाहर से जो फॉरेन कैपिटल है वो इन्वेस्ट की जाएगी, और बाहर से अगर फॉरेन कैपिटल आएगी, डॉलर्स आएंगे, तो एक्चुअल में जो है जो इन्फ्लेशन है वो उतना नहीं बढ़ेगा। पहली बात, इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है और एक्चुअल में डिमांड बढ़ रही है। जब बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ खरीदेंगे, जगह खरीदेंगे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और फिर डिमांड एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। डिमांड चालू होगी तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगा। इस तरीके से ये पूरी चेन शुरू होगी तो इकॉनमी ग्रोथ बढ़ेगी। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। दूसरा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है, चूँकि अब इनके पास डॉलर का इतना एक्सेस तो है नहीं, इन्हें डॉलर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा तो पूरी की पूरी जो लोकल कंपनीज़ हैं वो सारा ध्यान काय में रखेंगी कि हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है, और उसके लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। इन सारी चीज़ों से इन लोग डॉलर कमाएंगे
और ओवरऑल जो इकॉनमी है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। समझ में आया क्या? इनकम मतलब जीडीपी, ऑब्वियसली जीडीपी आपको इनकम मेथड पता होगा, तो अगर इनकम बढ़ती तो ग्रोथ भी बढ़ती है। द स्टेबल वैल्यू ऑफ द डॉलर वुड एंश्योर दैट इकोनॉमी एजेंट्स बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक वुड बी एबल टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्लान्स दैट वुड अदरवाइज नॉट बी पॉसिबल अंडर द करेंसी दैट रैपिडली लॉस्ट वैल्यू। ठीक है, जो फॉरेन और डोमेस्टिक इकोनॉमिक एजेंट हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, मान लीजिए कि मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक फर्म इस्टेब्लिश करना है, मुझे एक कंपनी खोलनी है, लेकिन मैं कंपनी खोलूँगा क्या इस सिचुएशन में अर्जेंटीना में? अगर अर्जेंटीना में जैसी सिचुएशन है उस तरीके की सिचुएशन होगी तो जहाँ पर करेंसी स्टेबल ही नहीं है, कभी भी गिर सकती है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रखा है, वहाँ पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके क्या करूँगा? मैं वेट करूँगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा डॉलराइजेशन हो गया और डॉलर तो स्ट्रांग है, तो फिर मैं अपनी करेंसी कन्वर्ट कराऊंगा और उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। तो लॉन्ग से मीडियम टर्म तक का जो प्लान है इन्वेस्टर्स का, वो भी डिसाइड किया जा सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक एजेंट हो, इकोनॉमिक एजेंट है ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी प्लान बनाए जा सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वापस, और वापस जो है अर्जेंटीना की इकॉनमी रेल पर आ सकती है, पटरी पर आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉलराइजेशन से पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो एक जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लिए, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। दोनों चीज़ें आपको प्री में पूछी जा सकती है, मेंस में भी आ सकती है, लेकिन प्री में आने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा है। पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या होगी? अडॉप्शन ऑफ डॉलर एज अ करेंसी implies that economy lose an important policy a source of policy leverage with monetary policy now unable to control money supply। ठीक है, तो जैसे ही आप डॉलराइजेशन करोगे वैसे ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा, सेंट्रल बैंक का रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी से करते क्या है? मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं? रेपो रेट बढ़ा दो तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, रेपो रेट कम कर दो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, जैसे ही आपने रेट गिरा दिए रेपो रेट, तो क्या होगा? सस्ते में लोन मिलेंगे, सस्ते में लोन मिलेंगे तो लोग लोन लेंगे तो क्या करेंगे? घर बनाएंगे तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, तो इकॉनमी एक्टिविटी बढ़ जाए। समझ में आया क्या? इस तरीके से इकॉनमी ग्रोथ होती है। मान लो इन्फ्लेशन हो गया है तो प्राइस स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है? आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, जैसे ही आपने रेपो रेट बढ़ा दिया लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया, लोगों ने जो एक्स्ट्रा डिमांड थी वो ख़त्म हो गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम अपने कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करते थे। अब मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी, पहले मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे करते थे? छाप भी सकते थे आप, पीसों को क्या कर सकते थे? प्रिंट। अब इनके पास डॉलर है ना, इनने इकॉनमी डॉलर चूज़ कर ली। अब ये डॉलर को तो छाप नहीं सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, तो डॉलर को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। डॉलर सिर्फ कैसे आएंगे? बाहर से जो फॉरेन ट्रेड होगा या फिर यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा वहाँ से डॉलर मिलेंगे, और बैंक का कोई रोल नहीं रह जाएगा, वो मनी सप्लाई कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसका सारा जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ फिस्कल पॉलिसी बचेगी जो सरकार करती है, एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू रेज करती है, इस सारी चीज़ों को फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। इसके थ्रू बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाया जाता है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ गुड्स किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे करते हैं? बहुत सारी स्कीमें, किसान पीएम किसान स्कीम 6,000 रुपये सरकार बांट रही, तो ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी से होती है। अब सिर्फ फिस्कल पॉलिसी बच जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी का रेलेवेंस खत्म। ये इसका क्या है? सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऑन द फॉरेन ट्रेड फ्रंट कंट्रीज वुड नो लॉन्गर बी एबल टू टेक रिकोर्स टू डेप्रिसिएशन टू बूस्ट एक्सपोर्ट। अब फॉरेन ट्रेड की टर्म्स की बात करें, अभी $1 100 के बराबर है। $1 100 का बराबर है इसका मतलब, और 100 रुपये में दार्जिलिंग टी का पैकेट आता है। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ? $1 200 रुपये के बराबर हो गया। ठीक, तो इससे क्या होगा? अब $1 200 रुपये के बराबर हो गया, इसका मतलब $1 में 2 दार्जिलिंग टी मिलेगी। ठीक है,
यहाँ पर 100 रुपये की एक दार्जिलिंग टी है, 200 रुपये में 2 दार्जिलिंग टी मिलेगी और उसकी वैल्यू कितनी है, $1। पहले $1 में एक दार्जिलिंग टी आ रही थी, अब 2 आ रही है, तो लोगों को 50% ऑफ मिलेगा, लोग एक्स्ट्रा खरीदेंगे। तो जैसे ही डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ डेप्रिसिएशन हुआ, $1 100 था, $1 200 हो गया, इसका मतलब वैल्यू गिर गई, डेप्रिशिएट कर गई। जैसे ही डेप्रिसिएशन होता है, इंडिया की जो गुड्स हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है, कहाँ पर, फॉरेन मार्केट में। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी। ये चीज़ें अब नहीं हो सकती क्योंकि आपने डॉलराइजेशन कर दिया है। अब आपकी करेंसी जितनी भी डेप्रिशिएट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपनी करेंसी ही बदल दी है। अब आप $1 के बराबर हो गया है, पहले है ना $1 100 रुपये के बराबर था, अब $1 हो गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप जो कर सकते हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये फ़ायदे की भी बात है। सम प्रोपोनेंट्स ऑफ डॉलराइजेशन सी दिस एज अ पॉजिटिव आउटकम since it would ensure government resort to productivity boosting method to combat recession। सरकार जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस करेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने पे फोकस करेगी। अब फर्म को अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए उसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब पहले ये कि पहले 100 रुपये खर्चा कर रहा था तो 150 रुपये कमा रहा था, अब उसे 100 रुपये खर्चा करके 200 रुपये कमाना है। ठीक है, पहले एक लेबर 10 प्रोडक्ट बना रहा था, अब एक लेबर को 50 प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसी एक लेबर की पहले जो इनकम थी उतनी ही इनकम रहेगी, अब वो 50 कर रहा है तो ओवरऑल जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा सरकार को, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है। ठीक, तो दो चीज़ें होगी नेगेटिव आउटकम में, जो डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। ये आपको याद रखना है और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव में इकॉनमी ग्रोथ बढ़ेगी, बाहर से डॉलर्स आएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ाए जा सकते हैं अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी तो। ठीक, और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ओवरऑल आपको ये समझ में आ चुका होगा होपफुली। नेक्स्ट आर्टिकल है द नीड टू डिस्क्लोज पॉलिटिकल डोनेशन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेंस में काफ़ी क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल डोनेशन से रिलेटेड, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं UPSC मेंस में, और आगे भी सिमिलर चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से हाईली इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डोनेशन किस तरीके से डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है अगर वो डोनेशन हो वो डिस्क्लोज ना हो, उसी कनेक्शन को हम इस्टेब्लिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। बेसिकली जो आर्टिकल आया है वो रीसेंट जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी, उसकी हीयरिंग कंक्लूड हो चुकी है। इसके बैकड्रॉप में ये आर्टिकल आया हुआ है। समझेंगे आर्टिकल को किस कंटेक्स्ट में आया है, और पॉलिटिकल डोनेशन अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। With the hearings in the Supreme Court on the electoral bond challenge having concluded, it is a good time to discuss how important the outcome of this challenge will be to democracy and rule of law in India। ठीक है, तो रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी हीयरिंग कंक्लूड हो गई है, और इसी के बैकड्रॉप में ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर घोषित नहीं किया जाता है तो उसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, और पॉलिटिकल जो फंडिंग है, पॉलिटिकल जो डोनेशन है, अगर उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए इंडिया में और रूल ऑफ लॉ के लिए। Political parties in any country play an indispensable role in democratic process. They form the government and have the responsibility under our constitution of holding the government to account। Political party के रोल की बात की गई है, indispensable रोल है उनका किसमें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वो सरकार बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो गवर्नमेंट बनाती है, अभी बीजेपी सरकार में, इसके पहले कांग्रेस सरकार में थी, तो ये पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना रही है। साथ ही में
यही पॉलिटिकल पार्टी इस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी होल्ड करती है। जितने भी एमपी चुने गए हैं अभी कांग्रेस के, वो अपोजिशन में, सरकार में बीजेपी वाले हैं। तो यही एमपी जो चुने गए हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, यही पार्टी के लोग जो है सरकार को क्या करेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे। और अकाउंटेबिलिटी ही जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी कहलाती है। ठीक है, अगर हम अकाउंटेबल नहीं कर पा रहे हैं तो डेमोक्रेसी रही कहाँ। ठीक, इट इज़ दस एसेंशियल दैट द पार्टीज आर एडिक्वेटली फंडेड इन मैनर विच एन्जॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से फंडेड हो रही हैं उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहे, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, फेथ है डेमोक्रेसी में, वो बना रहे। द अमेंडमेंट मीट्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड अदर लॉ विच प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रल बॉन्ड प्रोवाइड कंप्लीट एनोनिमिटी टू पॉलिटिकल डोनर। बहुत सारे जो है अमेंडमेंट किए गए हैं आरपीए एक्ट में, जिसमें 7.5% की एक लिमिट थी कि 7.5% से ज़्यादा आप जो है प्रॉफिट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकती कोई भी कंपनी, इसे हटा दिया गया है। ये लिमिटेशन बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी जो है फंड प्रोवाइड कर सकती है, कौन, जो भी कंपनीज़ हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो। तो ये लिमिट पूरी तरीके से हटा दी गई, पहला। और इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेके आए हैं जिसमें अनोनिमिटी इंश्योर की गई है। अनोनिमिटी का मतलब कौन डोनेट कर रहा है किसी को पता नहीं चलेगा, और आम जनता को पता नहीं चलेगा कि अदानी ने कितना पैसा दिया है, टाटा ने कितना पैसा दिया है, अंबानी ने कितना पैसा दिया है बीजेपी को और कांग्रेस को। और जो भी इनको टेंडर मिल रहे हैं, क्या उसमें कोई ख़राब इंटेंशन तो नहीं है, मैलिशियस इंटेंशन तो नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए हैं इसलिए सरकार कोई फेवर तो नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाएगी। ठीक, तो बेसिकली ये जो अमेंडमेंट हुए हैं उसी पे सवाल उठाया गया है और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस का, यूके का और यूरोपियन यूनियन का, वहाँ किस तरीके के लॉ हैं पॉलिटिकल डिस्क्लोजर के, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या, रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं पॉलिटिकल फंडिंग का, जिसे हम डिस्क्लोज करने की बात कर रहे हैं। अगर एनोनिमिटी रहेगी तो क्या इम्पैक्ट होंगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मेन मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब तक कि फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी का मतलब है हर पर्सन को बराबर जो है अपॉर्चुनिटी देना, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, किसी पार्टी का ना हो कैंडिडेट, या फिर किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। अभी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है, उनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है, बाकी पार्टीज़ के पास इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं आ रही है। अगर उनके पास फंडिंग नहीं आएगी तो वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रॉपर कैंपेन नहीं होगा तो वो बता नहीं पाएंगे अपने एजेंडा को, पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है, हर घर घर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, और इन सारी चीज़ों में कैंपेन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो अगर डेमोक्रेसी फंडिंग कितना डिपेंड करता है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में, आप इससे समझ सकते हैं। ठीक, पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। ठीक, कैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्ट्रॉन्ग कैंपेन मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो है लोगों को अपने फेवर में वोट करा सकता है। और अगर किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ, तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन होगा क्या, नहीं। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी टू बाय वोट्स इन पुअर कंट्रीज़। ठीक है, तो पॉलिटिकल फंडिंग, अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, ब्लैक मनी का यूज़ करते हैं जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले होते हैं, और वो क्या करते हैं, लोगों को पैसा बांटना, दारू देना, और इससे लास्ट मोमेंट पे वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता होगा रिसेंटली एमपी में इलेक्शन थे, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखने को वहाँ मिली है। इलेक्शन कमीशन ये सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। और तीसरा क्या है, मसल पावर। जिसके पास पैसा होगा, पैसे से मसल पावर भी आ जाएगी, है ना। क्रिमिनल लोगों के साथ क्या करेंगे, कोल्यूजन कर सकते हैं, कॉल्यूड कर सकते हैं, नेक्सस बना सकते हैं, और मसल पावर के थ्रू भी वोट जो है क्या किया जा सकता है, वोट बेसिकली रिगिंग की जा सकती है। ठीक है, वोट अपने फेवर में लाया जा सकता है, लोगों को धमका करके, है ना, लोगों को डरा करके, ये तरीके की चीज़ें की जा सकती है। तो पॉलिटिकल फंडिंग की आप इम्पोर्टेंस समझ पा रहे होंगे। ये क्या होगा, इससे रिजल्ट इनटू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, जो मसल पावर है ना, जब पैसा आएगा, और पैसा और पावर, है ना, उस अगर दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर यूज़ होगी, जो मसल पावर है, तो कौन लोग आएंगे पॉलिटिक्स में, जो क्रिमिनल हैं वो लोग आएंगे।
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी। क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स होती है तो उससे क्या होगा, बोले कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। उससे क्वालिटी डिबेट की इरोड हो जाएगी। जो भी पार्लियामेंट है जिसे हम होली प्लेस मानते हैं, वहाँ पर फिर ऐसी डिबेट हो पाएगी क्या? वहाँ इंटेलेक्चुअल लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे, जो होना चाहिए वो लोग नहीं आए और क्रिमिनल लोग वहाँ आए, तो वहाँ पर ऐसी पॉलिसी होगी जो उनको बेनिफिट देगी और करप्शन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी सरकार में। तो करप्शन बढ़ेगा तो बेसिकली इट रिजल्ट इनटू अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी। होपफुली ये सारे कनेक्शन जो आप हैं, रिलेशन है, वो आप इस्टेब्लिश कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब पॉलिटिकल फंडिंग अगर फुली डिस्क्लोजर हो जाता है तो इससे क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट हैव टू एक्ट इन अ गुड फेथ एंड ऑब्जेक्टिवली इन टेंडरिंग प्रोसेस रिड्यूसेस करप्शन। अगर गवर्नमेंट फुल डिस्क्लोजर करती है, अदानी ने कितना दिया, अंबानी ने कितना दिया, तो बेसिकली इससे क्या होगा, इससे जनता को पता रहेगा कि इन लोगों ने इतना पैसा दिए। अगर सरकार इनको कोई भी प्रोजेक्ट देती है तो वो देखते रहेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ मैलिशियस इंटेंशन तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि करप्शन किया जा रहा है। साइन क्यों नन हो रहा हो, पहले पॉलिटिकल पार्टी को इन लोगों ने फंड कर दिया, अब सरकार जो है ऐसी पॉलिसी बना रही है ताकि इन पर्टिकुलर कॉरपोरेट हाउसेस को फ़ायदा मिले। तो गवर्नमेंट को गुड फेथ में और ऑब्जेक्टिवली बिहेव करना पड़ेगा। मेरिट के बेसिस पे ही टेंडर दिए जा सकेंगे और इन कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें मेरिट होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग देख रहे होंगे, पूरी देश की जनता देख रही होगी सरकार को, और सरकार अगर गलत करती है, करप्शन करती है, तो अगले बार फिर इलेक्शन होंगे और उनको गिरा दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, दिस ऑल्सो रिजल्ट इन अ इंक्रीज इन ट्रस्ट ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट। अगर डिस्क्लोजर होगा तो लोगों को सरकार पे भरोसा बढ़ेगा, लोग टैक्स भरना शुरू कर देंगे। टैक्स जो है, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार और बेहतर काम करेगी लोगों के वेलफेयर के लिए। और क्या हो सकते हैं इसके इम्प्लीकेशन, इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस। अगर लोगों को लगेगा सरकार करप्ट नहीं है तो वो और बढ़ चढ़कर वोट देंगे और बढ़ चढ़ कर के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। खुद जो है एज अ अच्छे जो कैंडिडेट हैं जो अभी तक नहीं आ रहे थे, वो भी जो है अब इलेक्टोरल प्रोसेस में सामने आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो इससे जो है डेमोक्रेसी बहुत जो है स्ट्रेंथन हो सकती है। बिकॉज इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नॉट जस्ट हैव टू बी फेयर बट सीन टू बी फेयर टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ पीपल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को सिर्फ फेयरली काम नहीं करना है, उसे ऐसे दिखना है कि वो फेयर है, क्योंकि परसेप्शन ही सब कुछ है। आज यूपीए गवर्नमेंट 2G घोटाले का सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया है, उसमें बताया कि 2G घोटाला हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा परसेप्शन बन गया कि यूपीए सबसे करप्ट गवर्नमेंट थी, सबसे ज़्यादा करप्शन उन्होंने किया, अभी बाकी केसेस नहीं आए हैं रिजल्ट, लेकिन ये परसेप्शन बना दिया गया कि ये करप्ट ही सबसे करप्ट गवर्नमेंट है। यूपीए की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्पेशली कांग्रेस की हालत पूरे भारत में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये परसेप्शन कैसे, परसेप्शन से ही डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है। अब पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी इतनी वीक हो गई है कि जो सरकार है अभी वो ऑटोक्रेटिक हो सकती है। ठीक है, वो एक तरफा जो है डिसीजन ले सकती है, उसे कोई डर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उससे डेमोक्रेसी क्या हो रही है, वीकन हो रही है। तो डेमोक्रेसी में सिर्फ गवर्नमेंट को फेयर नहीं होना है, उसे गवर्नमेंट को फेयर दिखना भी है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार ना तो सिर्फ फेयर है, दिख भी रही है, अदरवाइज़ उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। होपफुली ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो आर्टिकल में दिया है। यूनाइटेड स्टेट में 1910 में पब्लिसिटी एक्ट बनाया गया था, जिसमें ये इंश्योर किया गया था कि जितनी भी पॉलिटिकल फंडिंग होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसे डिस्क्लोज़ किया जाएगा, और साथ में लिमिट भी लगा दी गई थी कि कितना पॉलिटिकल फंडिंग कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इसको चैलेंज किया गया था यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, इन बकली वर्सेस वाल्डियो इन 1976 केस में उन्होंने ना तो सिर्फ पब्लिक डिस्क्लोजर को अपहेल्ड किया, साथ ही में जो लिमिट लगाई गई उसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। उन्होंने क्या कहा, इट हेल्ड दैट टू द एक्सटेंट दैट लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन आर गिवन टू सिक्योर पॉलिटिकल क्यूड प्रो क्यू फ्रॉम करेंट एंड पॉलिटिकल and potential office holder, the integrity of system of the representative democracy is undermined. The danger is not of actual quid pro quo arrangements
but the appearance of corruption and the opportunities for abuse inherent with large financial contribution even when the identity of the contributor and their contribution are fully disclosed। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा। क्यूट प्रो क्यू का मतलब क्या होता है? क्यूट प्रो क्यू का मतलब होता है कि आपने कुछ भी चीज़ दी तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। और ये ट्रांजैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ तो आपने जैसे सरकार को टैक्स दिया, वो क्यूट प्रो क्यो में नहीं आता। वो सरकार का राइट है लेना और आपको देना। उसमें सरकार ऐसा नहीं बोल सकते कि आप टैक्स दे रहे हैं तो सरकार को ये करना ही पड़ेगा। सरकार को ये सारी स्कीम्स करनी पड़ेगी पर्टिकुलरली मिडिल क्लास के लिए या हाई कॉरपोरेट के लिए, है ना। सरकार गरीब लोगों के लिए कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने टैक्स सबसे ज़्यादा दिया है तो आपके लिए ही कुछ करे। तो क्यूट प्रो नन जो है टैक्सेस में नहीं लगता। तो ये चीज़ें जो ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है जिसमें एक दूसरे को फेवर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूट प्रो क्यू अरेंजमेंट्स। ठीक, ये आपको समझना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट हो सकते हैं अगर पॉलिटिकल फंडिंग क्या हो, डिस्क्लोज ना की जाए। ठीक है, तो और हो सकता है सरकार पॉलिटिकल फंडिंग डिस्क्लोज ना करके भी ये ना करे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को फेयर दिखना है, यहाँ पर सिर्फ फेयर होना नहीं है, इसलिए जो है ये जो पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है और लिमिट है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की बात करें 2014 में भी उन्होंने इसी तरह का एक्ट लेके आए थे और वहाँ पर भी पॉलिटिकल फंडिंग को जो है लिमिट किया गया था। सिमिलरली यूके ने भी किया था, पॉलिटिकल डोनेशन में रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। तो इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करें तो उसको सिर्फ ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना है, एक सेपरेट लॉ बनाने की ज़रूरत है जिसमें पूरा जितना भी डोनेशन हो रहा है एक लिमिट के बाद उसे पब्लिक को डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है और साथ में लिमिट करना भी ज़रूरी है। जैसे पहले लिमिट लगाई गई थी उस तरीके की लिमिट वापस लगाने की ज़रूरत है, एक नया लॉ बनाने की ज़रूरत है ताकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो हेल्दी रहे, स्ट्रेंथन रहे और वो अंडरमाइन ना हो, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो सके। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आरबीआई लेटेस्ट मूव टू इंक्रीज रिस्क वेट फॉर लेंडिंग। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इसे, प्री के पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप PYQ उठाओ पिछले 6-7 साल के, आरबीआई के जितने भी मूव होते हैं उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लास्ट ईयर CBDC आया था, MSME के बारे में भी पूछा था, उससे रिलेटेड लोन्स के बारे में पूछा था। तो जो भी नए सर्कुलर आते हैं आरबीआई के थ्रू जो रिलीज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आरबीआई का ये जो मूव है कुछ भी हो बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए प्री के पर्सपेक्टिव से। समझेंगे अच्छे से कंसेप्ट को, शुरू करते हैं। Seeking to rein in an observed rise in unsecured personal loan and credit card, the Reserve Bank of India directed banks and NBFCs to reserve more capital for risk weight. The mandatory risk weight requirement has been increased by 25 percentage point. This would be applicable to unsecured personal loan, क्रेडिट कार्ड्स एंड लेंडिंग टू NBFCs। ठीक है, क्या किया है आरबीआई ने उसको समझते हैं। उससे पहले बैंक के ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। बैंक कैसे काम करता है? बैंक डिपॉजिट लेता है, किससे? लोगों से। हम लोग डिपॉजिट जमा करते हैं, हमें 4% ब्याज देता है वो। जो भी आपने 1000 रुपये दिया आपको 4% उसका सालाना ब्याज मिलेगा। ठीक, अब इसी जो डिपॉजिट है इसको वो क्या करता है, यूज़ करता है और लैंडिंग करता है। किसको? जो जिसे भी ज़रूरत हो लैंड करता है बोरोवर को, है ना। मान लो मुझे इन्वेस्ट करना है, मैंने एजुकेशन लोन ले लिया या मैंने कोई भी लोन ले लिया। ठीक, अगर मुझे एजुकेशन करने के लिए पैसा चाहिए तो एजुकेशन लोन लूँगा। अगर मुझे कुछ और जगह इन्वेस्ट करना है तो मैं उस लिए लोन लूँगा। मुझे पैसा चाहिए, मैंने लोन लिया तो मैं बोरोवर कहलाया। अब मैं लोन लूँगा तो मेरे को बैंक 7% चार्ज कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह हटा करके 1-8% प्रॉफिट बनेगा, 2% इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी। तो ये जो 3% है इसे क्या कहते हैं? स्प्रेड कहा जाता है। ठीक, अब ये 3% क्या है इनका? इस 3% में इनकी कमाई है, पूरा बैंक चल रहा है। एक जगह से पैसे ले रहे हैं, दूसरी जगह पैसे दे रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल
इंटरमीडियरी। इस तरीके से बैंक काम करता है। अब क्या होता है, आपके पास डिपॉजिट करने वाला, मैं तो कभी मान लो मैं डिपॉजिट किया हूँ, मैं तुरंत एटीएम से पैसे निकाल लूँ, या फिर डिपॉजिट करने वाला कभी भी आपके पास आए और बोले कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। आपने तो लैंड कर दिया, तो आप सारा लैंड नहीं करते हैं, आप कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जब लैंड कर रहे हो तो आपको रिस्क है किसका, कि बोरोवर वापस करेगा या नहीं करेगा। अगर बोरोवर ने वापस नहीं किया तो आपको लॉस होगा। और आपको मान लो डिपॉजिट करने वाला तुरंत आ जाता है और आपके पास उस समय पैसा नहीं होगा, तो जितना डिपॉजिट करने वाले लोग हैं वो घबरा जाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनका पैसा निकल जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन होगी और सारे लोग अगर आ जाएंगे तो बैंक कोलैप्स कर जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, बैंक रन कहते हैं। अगर आपको यस बैंक का याद हो, उस समय आरबीआई ने बोल दिया था कि 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो लोग घबरा गए थे कि उनका पैसा डूब जाएगा। लोगों को क्या लगा कि घपला हुआ है यस बैंक में, तो लोग जो है घबरा गए, उनके डिपॉजिट सेफ रहेंगे कि नहीं। सारे लोग जो है यस बैंक जाने लगे और अपने डिपॉजिट निकालने लगे। अगर सारे लोग एक साथ चले जाएंगे तो इन्हें जितना भी लोन दे के रखा होगा वो तो इन्हें नहीं मिल सकता, वो तो एक टाइम पे ही मिलेगा, और जितना भी बैंक होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरीके से हम बैंक रन को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो पैसा होता है वो प्रोविजनिंग करते हैं, ठीक है। प्रोविजनिंग कैसे करते हैं, आरबीआई बैंक को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जो भी लोन दे रहे हो, ठीक, उस लोन में कुछ पैसा अपने निकाल के रखो, ठीक। जैसे कि आपने 100 रुपये डिपॉजिट किया, आपने 50 रुपये लोन दिया, 30 रुपये आपको बचा के रखना होगा अपने पास। किसके लिए, अगर ये लोन वापस नहीं आता है तो कम से कम 30 रुपये तुम्हारे पास होने चाहिए। क्योंकि अगर डिपॉजिटर आया और उसने बोला कि एटलीस्ट 20 रुपये तो मेरा वापस कर दो, 30 रुपये वापस कर दो, तो तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। सारा लैंड नहीं कर दोगे, जितना डिपॉजिट किया उतना लैंड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पैसा आपको प्रोविजनिंग के लिए रखना पड़ता है। रिस्क को बैलेंस करने के लिए रखना पड़ता है, ताकि जो है डिपॉजिट अगर आता है तो उसे आप पैसा दे सकें और बैंक रन ना हो, बैंक कोलैप्स ना हो। समझ में आया क्या। अब बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है आरबीआई, क्योंकि क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, किसमें, अनसिक्योर्ड लोन में। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है, जिसमें कोई मॉर्गेज नहीं रखा गया है। जब भी आप लोन लेते हो या तो आप गोल्ड रखते हो या तो आपने बैंक अपने घर के पेपर्स रखे हुए हैं, तो अगर आप लोन नहीं दोगे तो वो घर बेच दिया जाएगा, वो सोना बेच दिया जाएगा और अपना लोन, तो ये सिक्योर लोन होते हैं। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आपने कुछ भी नहीं रखा है मॉर्गेज और बैंक ने आपको लोन दे दिया। अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 15 से 20% तक होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होती है। जितना रिस्क फ्री लोन रहेगा उतना जो है इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, जितना रिस्क ज़्यादा रहेगी उतना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगी, क्योंकि रिस्क ज़्यादा ले रही है तो उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि क्रेडिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसकी, अनसिक्योर्ड लोन्स की, पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन का रेट भी 15 से 17% तक होता है, और ये सारी चीज़ें बढ़ने से डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आरबीआई थोड़ा टेंशन में आ गया कि कहीं ये एनपीए बन गया तो बैंक की हालत वापस पहले जैसे ना हो जाए, और अगर ये एनपीए बन गया और बैंक रन हो सकता है, बैंक कोलैप्स हो सकता है, तो इसलिए जो है उसने जो रिस्क वेट है उसको बढ़ा दिया है। अभी रिस्क वेट क्या है वो समझेंगे। बेसिकली हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करते हैं अब, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2017-18 में प्रीलिम्स में, ठीक है। एग्जैक्ट आपको पूछा जा चुका है सीएआर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, कितनी एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए आपके पास अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क ऑफ एसेट, ठीक है। आप जो भी आपके पास एसेट हैं, जितना भी आपने लोन दिया है, ठीक है, उससे वो आपको क्या वापस आएगा, वो आपके लिए एसेट का काम कर रहा है। उसमें जो उस रिस्क होगी, है ना, कि वो लोन कितना चांसेस है कि वापस आएगा, वो रिस्क से हम उस लोन को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी रिस्क के रेशियो में हम एडिक्वेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड करते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो लगभग 12% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए इंडिया में आरबीआई के हिसाब से, ठीक। जब भी आप ये वाला टर्म रिस्क ऑफ एसेट रेशियो को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कितनी कैपिटल
होनी चाहिए डिवाइडेड बाय रिस्क वेट होता है। रिस्क वेट टर्म को आपने इंक्रीज़ कर दिया तो ओवरऑल जो CAR का बैंक का होगा परसेंटेज वो कम हो जाएगा। कैपिटल एडुकेसी रेशियो उनका क्या हो जाएगा, कम। और उनको कितना मैनेज करना है, 12। अभी वो 12 कर रहे थे, जैसे ही रिस्क वेट बढ़ाया उनका कैपिटल एडुकेसी 10% हो गया। अब 10% उनका CAR हो जाएगा तो उन्हें 2% एक्स्ट्रा कैपिटल सेव करनी पड़ेगी इन केस कि उनको क्या हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, रिस्क क्योंकि बढ़ चुकी है। तो अगर वो एक्स्ट्रा 2% कैपिटल सेव करेंगे इसका मतलब लैंडिंग नहीं करेंगे, लैंडिंग नहीं कर पाएंगे पूरी कैपिटल की, उन्हें एक्स्ट्रा जो है कैपिटल बचा के रखनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर यही हो रहा है बेसिकली 25% पॉइंट्स जो है रिस्क बढ़ा दी गई है। किन सारे लोन में, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में, क्रेडिट कार्ड वाले लोन में, और लैंडिंग जितनी भी लैंडिंग की जाती है बैंक के थ्रू NBFCs को, इन सारे लोन में रिस्क जो है क्या है, बढ़ा दी गई। अब जैसी रिस्क बढ़ेगी वैसे ही कैपिटल एडिकेसी रेशियो बैंक का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाला टर्म है वो इंक्रीज़ हो गया तो ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगा। और इसे 12% क्या करना है, मैनेज करना है मिनिमम। तो इसका अब पहले 12 था, ऑटोमेटिकली रिस्क बढ़ा दी तो इसका CAR 10% हो गया। अब इसे 2% बढ़ाना पड़ेगा, और 2% बढ़ाना है तो इसे एक्स्ट्रा कैपिटल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कैपिटल अपने पास रखनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा कैपिटल अपने पास रखेगा तो लैंडिंग नहीं कर पाएगा, लैंडिंग नहीं कर पाएगा तो जो बची हुई कैपिटल है, एक्स्ट्रा कैपिटल इसने सेव कर ली, तो जो बचा हुआ पैसा था, पहले 100 रुपये लैंड कर रहा था, 50 ही कर पा रहा है, अब इसे 50 देना है तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा है किसकी, बोरोवर की, पैसा कम है तो ये रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो सरकार बेसिकली RBI यही चाहती है कि लोग जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद जो जितने भी पर्सनल लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, वो ना लें, क्योंकि उससे डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बैंक को बचा रहे हैं। बैंक को कैसे बचा रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी रख करके, एक्स्ट्रा मनी उनको बोल रहे हैं कि आप रखो अपने पास, क्योंकि आपका रिस्क जो है बढ़ते जा रहा है, आपके पास आपका एक्सपोजर अनसिक्योर्ड लोन में बढ़ते जा रहा है। और दूसरा, इंटरेस्ट रेट इससे बढ़ेगा, इसके इम्प्लीकेशन से तो जो लोग होंगे जो पहले 15% देने को तैयार थे अब 20% देने को तैयार नहीं होंगे, तो ऐसे लोन का जो संख्या है लेने वालों की वो कम हो जाएगी। समझ में आया क्या? ये बेसिकली पूरा आर्टिकल है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट है। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है बिहाइंड अनसीजनल रेन एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन गुजरात। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछने की संभावना है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। प्री के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में आने की प्रोबेबिलिटी 2024 के प्री में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। शुरू करते हैं। अनसीजनल हैवी रेनफॉल accompanied by thunderstorm, hailstorm and lightning strikes claim 27 lives in Gujarat by Monday। अनसीजनल रेनफॉल का मतलब क्या होता है, बिन मौसम बरसात होना। तो बिन मौसम बारिश हो रही है जिसके कारण 27 लोगों की जान चली गई। किस जगह पे, गुजरात में। जो बारिश हो रही है वो अकेले सिर्फ बारिश नहीं हो रही है, अपने साथ लाइटनिंग भी कर रही है ना, जो बिजली चमकना, बिजली गिरना, उससे लोगों की जान जा रही है। हेल स्टॉर्म हो रहा है, हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले पड़ना, ओलावृष्टि कहा जाता है इसे। ओले बड़े बड़े पानी के फॉर्म में नहीं गिर रहे हैं ना, पत्थर जैसे बर्फ़ गिर रही है। पत्थर जैसी बर्फ़ जब गिरेगी तो फसल का नुकसान होगा, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होगा और लोगों की जान भी जा सकती है। और थंडर स्टॉर्म हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है कहाँ पर, गुजरात में। इसका रीज़न इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। कौन एक्सप्लेन करेगा इसका रीज़न, वेदर डिपार्टमेंट वाले ही करेंगे। ठीक है, तो IMD इसका रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फर्स्ट ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक, तो ये आप मुझे खुद ही गूगल करिए, देखिए, बताइए IMD किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। IMD हैज़ एट्रीब्यूटेड द रेन एंड लाइटनिंग फ्लैशेस टू 3 वेदर सिस्टम। यहाँ 3 वेदर सिस्टम की बात करेंगे। आपको ये तीनों वेदर सिस्टम ऑप्शन में दिख सकते हैं और पूछा जा सकता है कि गुजरात की जो रेनफॉल हुई है उसका क्या कारण है। पहला क्या है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी। ठीक, तो ये अरेबियन सी है, इसको समझ लेते हैं, ये हमारी अरेबियन सी। नॉर्थ ईस्टर्न सर्कुलेशन, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी की बात कर रहा है। ये अगर पूरी अरेबियन सी है तो नॉर्थ साउथ
ये समझ में आता है। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ईस्टर्न, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, गुजरात और सौराष्ट्र रीजन वाला। तो नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी में क्या हो रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, इस तरीके से हवाएं मूव कर रही हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ कहीं ना कहीं लो प्रेशर बना हुआ है, और लो प्रेशर अगर यहाँ बना है तो बाहर से तेज़ हवाएं आएंगी हाई प्रेशर की, और ये हवाएं जब हवाएं आती हैं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, और ऊपर की तरफ अगर इन हवाओं में मॉइस्चर होता है तो जो ऊपर हवाएं जाती हैं वो क्लाउड बनाती है और प्रेसिपिटेशन होता है। यही तो हमें पता है, ये जनरल फेनोमेना जानते हैं हम सभी लोग। लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं आएंगी, हवा जमा हो जाएगी। अगर माउंटेन क्लिफ है या कोई भी ऐसी रिलीफ मिलता है जिससे ये हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये क्लाउड बनाती है और फिर रेनफॉल होती है। ठीक, तो एक रीज़न आपको समझ में आ गया। पहला क्या है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी में साइक्लोनिक क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। दूसरा रीज़न क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा है ईस्टर्ली ट्रफ। ईस्टर्ली ट्रफ क्या होता है अभी समझ लेते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ प्रेशर बेल्ट होते हैं, ठीक, तो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ, ठीक है, 25 डिग्री नॉर्थ साउथ आप मान लो, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, हवाएं मूव होती है। इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, तो हमेशा ईस्टर्ली मूव करेगी, पूरे साल भर ये हवाएं मूव करती है। तो क्या हो रहा है, ये बेसिकली जो हवाएं हैं ईस्टर्ली, ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर गुजरात के तरफ लो प्रेशर क्रिएट कर रही है। ट्रफ मतलब लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर ईस्टर्ली बना रही है, जिसके कारण अगर ये तो हवाएं जो है थोड़ी भी अपने पास से मॉइस्चर रखती हैं तो यहाँ पर पानी गिरता है। थर्ड हमारा जो है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही आपको समझाने के लिए आर्टिकल लिया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट over Mediterranean Sea region and may bring rainfall to northwest India in winter. On the other hand, easterly winds flow from east in the equatorial region throughout the year. ठीक है, तो ईस्टर्ली डिस्कस कर चुके हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली है क्या, टेम्परेट साइक्लोन है। टेम्परेट साइक्लोन हमेशा मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं, हाई लैटिट्यूड में बनते हैं, और कैसे फ्लो होते हैं, वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं इसलिए इसका पता नहीं चलता है, हाई लैटिट्यूड में रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि मेडिटेरियन सी में, ठीक है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्टॉर्म क्रिएट होते हैं, बनते हैं। और ठंड के समय में क्योंकि इंडिया से जो साउथ वेस्टर्न मानसून वाला सिस्टम है वो पूरी तरीके से वापस जा रहा होता है, तो ये जो वेस्टर्लीज है वो इंडिया के ऊपर से जाने लगती है। ठीक, ठंड के समय में ये जो वेस्टर्लीज है वो सरफेस के बहुत करीब आ जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के कारण क्या होता है, जो मॉइस्चर ये अपने साथ मेडिटेरियन सी से उठा कर लाई थी वो यहाँ पर पानी बरसाते हैं। कहाँ पर, नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, दिल्ली में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे एरिया में ये स्नोफॉल करवाते हैं। इसलिए इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन यही पानी से जो वीट है वो फसल पकने में मदद मिलती है। ये जो पानी होता है ये वीट को पकाने में हेल्प करता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल बहुत बड़ा है इंडिया में। इंडिया का अगर हम बात करें, इंडिया का जो विंटर है उसमें, ठीक, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी लो प्रेशर से ही क्रिएट होता है, या ऐसा नहीं है कि ये हाई प्रेशर से हो रहा है, ये लो प्रेशर से ही बनता है, लो प्रेशर सिस्टम है। ठंड के समय में ये चीज़ें होती हैं। तो ये तीनों रीजंस हैं कि गुजरात में पानी गिरने के। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में पानी आता है, मध्य प्रदेश में भी पानी आ रहा है इस वक्त, उसका रीज़न भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। दिल्ली में ओले गिरे हैं कल परसों में, उसका रीज़न भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है, उससे बहुत लोगों की जान जा रही है। लेकिन ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की लिस्ट है जो एक्ट के अंदर बनाई गई है,
उसमें लाइटनिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। जैसे साइक्लोन डिज़ास्टर में आता है वैसे लाइटनिंग स्ट्राइक डिज़ास्टर में नहीं कंसिडर की जाती। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इसे सरकार को कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इसे किया जाए। ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, प्री पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, एन्जॉय योर डे, दैट्स इट फॉर टुडे।